नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे आरक्षण जारी, पंचायत चुनाव भारी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और अन्य पदों पर 14 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक 11 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 12 अगस्त को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। मतदान 14 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित जिलों में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के जिलों में कराया जाएगा जहां इन पदों पर चुनाव कराना शेष है या फिर कार्यकाल पूरा हो चुका है। चुनाव में आरक्षण व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। आयोग ने संबंधित जिला अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने आरक्षण को लेकर सरकार पर मनमानी का आरोप लगा दिया और आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों को संपन्न होने के बाद शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और अन्य पदों पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और अन्य पदों के लिए आरक्षण सूची घोषित कर दी गई है। यह आरक्षण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 और पंचायत संशोधन अधिनियम 2025 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और अन्य पदों पर 14 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक 11 अगस्त को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 12 अगस्त को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है। मतदान 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना भी पूरी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित जिलों आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से मनमानी की, किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम लोग हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही से चूक नहीं। सरकार ने जिस तरीके से मनमानी की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तमाम लोग माननीय हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी लोग पहुंचे और जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण में सरकार ने मनमानी की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार है और सरकार अपनी तानाशाही दिखाने से चूकती भी नहीं है। तमाम आपत्तियों को दरकिनार किया जा रहा है, सत्ता तंत्र का जबरदस्त दुरुपयोग किया है, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सरकार की नीति जनता ने करने का काम किया, विपक्ष पर सरकार ने जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जोड़ तोड़ के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप तंत्र का पूरा दुरुपयोग कीजिए, लेकिन जनता जनार्दन का जो मन है वो सरकार की नीतियों से उब चुका है और निश्चित तौर पर जनता ने जो मतदान किया है वो बदलाव के लिए किया है। सरकार जितनी मनमानी करेगी, तानाशाही करेगी, जनता के मताधिकार का, मतदान का जितना आप जो है मखौल उड़ाएंगे, निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा और सरकार को देर से देर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये जो निरीक्षण जो होता है वो एक प्रक्रिया है और निरंतर होती है। निरीक्षण जिसका किया जा रहा है, यदि उसके सारे अभिलेख ठीक हैं तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं। अभिलेख निरीक्षण टीम को दिखाएं, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। अभिलेखों को बदला नहीं जा सकता है, यदि आप सही हैं तो आपको झुठलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित की सिफारिशें लागू की हैं। इस हिसाब से ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक पदों का आरक्षण निर्धारित किया गया था। सचिव पंचायत चंद्रेश कुमार ने 1 अगस्त को अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगी थी। 2 से 5 अगस्त के बीच प्रदेश भर से 42 आपत्तियां आई। देहरादून से सर्वाधिक आपत्तियां आई थी, जिनका निपटारा मंगलवार को समिति ने कर लिया था। बुधवार को सचिव पंचायती राज ने अंतिम आरक्षण जारी कर दिया। अब इसके हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराएगा। वहीं आरक्षण की स्थिति की बात करें तो 6 जिलों में महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित की गई। 2 जिलों में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण किया गया है। एक जिला अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। 3 जिलों की सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अपनी मेहनत और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे जीत मिली है। इससे पहले मैं 2 बार रामगढ़ विकास खंड में प्रमुख पद का निर्वहन कर चुकी हूँ। तो क्या ऐसे में मेरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी करना गलत है? क्योंकि जब मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो मुझे धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मेरे पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। क्या यही है महिला सशक्तिकरण? क्या इसी तरह हमारे समाज में महिलाएं सशक्त होंगी? क्या इसी तरह वो आगे बढ़ेंगी कि जब एक महिला आगे बढ़ने के लिए सोचती है तो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसे आगे बढ़ने से रोका जाता है? ये आरक्षण नीति पे जो उत्तराखंड क्रांति दल का पहले से अपना विचारधारा रही है कि सरकार ने उसमें कभी भी कोई अध्ययन से नहीं किया है। पीछे भी देखने में आया है कि जहाँ पर वो जो एसटी जिनको शिकायत बोलते हैं वो थे नहीं लोग, फिर भी वहाँ पर वैकेंसी बना दी गई है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है जहाँ पर अपना उनका कैंडिडेट की जो संभावना बन रही होगी, जो उनका कैंडिडेट वहाँ पर उपलब्ध होगा, उसके आधार पर ये आरक्षण बनाते हैं और उसी को जो है चुनाव आयोग के कंधे पर मढ़ देते हैं। जबकि ये सरासर जो वर्तमान सत्ताधारी सरकार है इसकी ये ज्यादती है, ये निरंकुश है और इसकी मनमानी है। इसे उत्तराखंड क्रांति दल सिरे नकारता है और इनका जो है विरोध करता रहेगा। देखिए, सत्ता में रहकर मनमानी की रही बात, तो ये कार्य आज तक कांग्रेस ने करा है और करती चली आई है। चाहे इमरजेंसी का काल हो, चाहे सांसद भवन में लोगों को गोलियों से उड़वाने का कार्य हो, चाहे गौ हत्या कराने का कार्य हो, ये लगातार विपक्ष करता चला आया था जब वो सत्ता में था। और सीधे विपक्ष सीधे तौर पर ये कह दे कि वो महिलाओं के प्रति होने वाले आरक्षण के खिलाफ है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा मात्र एक जुमला बनकर उनका रहा है। क्योंकि जब आरक्षण में महिलाओं को सीट आरक्षित करी जाती है तो उनके पेट में मरोड़ उठना ये जाहिर करता है कि चुनाव के समय हमें महिलाओं की और लड़कियों की पीड़ा होना शुरू हो जाती है। चुनाव बीतने के बाद उनको कहीं आरक्षण अगर निर्धारित किया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो महिलाओं के दिखावे की राजनीति करते हैं। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत प्रदेश के 12 जिलों में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत के पदों के लिए 2 चरणों में मतदान की प्रक्रिया 24 और 28 जुलाई को संपन्न हुई थी। इसके साथ ही 31 जुलाई को मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ ही क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, वरिष्ठ उप प्रमुखों और कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब के प्रक्रिया के साथ ही तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। अभी विवाद भी शुरू हो चुका है कई सारी चीज़ों को लेकर। और तो अब की बार पंचायत चुनाव का घमासान देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार जिला पंचायत अध्यक्षों और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के बीच जंग देखने को मिलने वाली है। अब की बार पंचायत चुनाव का घमासान, हालांकि विपक्ष की ओर से पहले ही सवाल उठाए जाने शुरू हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की जंग इस बार देखने को मिलने वाली है। लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच अभी से, जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद से ही सवाल उठना शुरू हो चुके थे कि आखिर ये प्रक्रिया किस तरीके से, खरीद फरोख्त के भी मामले सामने आ रहे थे। मतलब ऐसा विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि खरीद फरोख्त भी की जा सकती है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के जवाब क्या कुछ होंगे, आज वो भी हम जानेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में मेहमान जो है उनके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पंचायत का घमासान प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की जंग अभी भी जारी है।
और आरक्षण जारी, पंचायत चुनाव भारी पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे। चुनाव कार्यक्रम संघ आचार संहिता लागू। रतन मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कैलाश देवरानी जी हैं, रिटायर्ड कैलाश देवरानी जी, और राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं। मंजू त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। सबसे पहले मंजू जी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चुनाव हो चुका है लेकिन घमासान अभी भी जारी है, विपक्षी आरोप बहुत लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मीना जी मैं बताऊं कि मैं बीजेपी प्रवक्ता नहीं, मैं कांग्रेस। माफ कीजिएगा मैम, मंजू जी माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के आप प्रवक्ता है, माफ कीजिएगा, मुझे जानकारी ठीक तरीके से नहीं मिल पाई। जी आपके साथ बीजेपी से। ठीक है, मैं समझ गई, वो मेरी गलती है, माफ़ी चाहती हूँ। मंजू जी बताइए, क्या दिक्कत क्या है? आखिर सरकार ठीक तरीके से कह रही सब कुछ हो चुका, चुनाव आगे बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, आप वो बोलते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो गया है। आपने देखा कि जितनी हमने मेहनत की और जितना हमने चुनाव में जो है भागीदारी निभाई, जन तक गए, जनता ने हमें भरपूर अपना आशीर्वाद दिया है इस चुनाव में। लेकिन विपक्ष जो है गुलाटी मारने से ये जो भाजपा है वो बाज नहीं आ रहे हैं। कभी आपने सुना है कि इलेक्शन के बाद जिला अध्यक्ष की सीट डिक्लेयर होते हुए? ये सब काम पहले हो रहा है, लेकिन दाल में कुछ काला अगर ना होता, जो चोर की दाढ़ी में तिनका ना होता, तो ये काम ना करते। उन्होंने सीट डिक्लेयर होने के बाद अब जो है आरक्षित से करने का काम किया, तो सीधा सीधा ये तो लोकतंत्र की हत्या करने का काम ही है इस पार्टी का। और जब वही है ना कि अब जब जीते नहीं और समझ रहे हैं कि जो हमारे प्रीतम सिंह जी कद्दावर नेता है, उनके क्षेत्र में आप देखिए सारे के सारे सीट जो है कांग्रेस लेके गई है। जाहिर सी बात है कि अभिषेक को जिला पंचायत अध्यक्ष बनना था, लेकिन इन्होंने ये सब होने के बाद जानबूझकर इलेक्शन के बाद डिक्लेयर की सीट की, मतलब ये महिला सीट होनी चाहिए इस तरह से। तो ये कृत्य, ये जिनका जो चाल चरित्र चेहरा दोगला है, उससे सब वाकिफ है, जनता भी वाकिफ है। लेकिन वही है ना, काट की हड्डियां बार बार नहीं चलती है, लेकिन इनको जनता समझ गई है। अब 2027 में इसका मुंहतोड़ जवाब दे। और जहां तक जनता की बात है, जनता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जनता ने अपना भरपूर सहयोग कांग्रेस पार्टी को दिया है और हमारे बहुत अच्छी मात्रा में हमारे लोग जीत कर आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जितना का जनता का धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। लेकिन आप यही देख रही हैं, आपदा आई है, किस तरह से हमारे रूह कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए उस आपदा को देख के कि धराली जो है पूरा ध्वस्त हो गया। लेकिन आज तक आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं मदद के लिए तैयार हूँ, दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र के जो जनता ने जिसको अपना भरपूर आशीर्वाद 3 बार से 4 बार से दे रही है, माया राजलक्ष्मी शाह जी को, आज वो अपने संसदीय क्षेत्र से नदारत है। खाली अकेले तना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मुख्यमंत्री के साथ उनके और विधायक संबंधित मंत्री कहाँ गायब है? कोई आपको दिखाई दे रहा है? वही उसी जगह आप देखिए कि वही है ना, देश की आजादी में हमारे पुरखों ने लहू बहाया है। हमने देश की आजादी में हमारे 2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए। तो इसलिए हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने रोड़े वो बोलते हैं ना कि नदी निकलती है पर्वत से मैदानों में बहती है, कि रास्ते में जितने भी हिंड्रेंसेस आए, जो भी रुकावट आई, वो खुद उतर के रास्ते के पत्थर हटाते हुए आगे बढ़े। वो रुकने का काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने जान माल की फिक्र न करके, आपने देखा कैसे किस रास्ते से किस तरह से अपनी टीम के साथ करण महाराज जी वहां पर पहुंचे। और उन्होंने हम पूरी, मैंने पहले दिन के ही डिबेट में कहा था कि ये आपदा में अवसर ढूंढने का काम हमारा नहीं है, बल्कि विपक्ष, पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है इस आपदा में। कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं कि अगर कहीं भी कोई समस्या आती है,
जहां भी हमारे सहयोग की आवश्यकता खड़ी है, आवश्यकता है, हम मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में मंजू जी। लेकिन इनकी हरकत, इनका देख लीजिए, इनकी कथनी और करनी में कि मुख्यमंत्री का बिल्कुल ठीक है, धामी जी अपना उसी दिन से डटे हैं, लगे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है मैम, लौटते हैं आपके पास में। राजेश्वर पैनोली जी हमारे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता है। स्वागत सर आपका। राजेश्वर जी, कांग्रेस पार्टी से मंजू त्रिपाठी जी ने अभी बहुत अहम बातें की। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव होने के बाद आरक्षण की चीजें स्पष्ट हो पा रही हैं, ऐसा क्यों इस बार ये इतना मिसकम्युनिकेशन या इतना मिसमैनेजमेंट कह ले, और चुनावों में ऐसी उम्मीदें बिल्कुल होती नहीं है, क्यों किया गया सरकार की ओर से? गरिमा जी, जो हरकत ये लोग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अब जवाब लेते हैं ना मैम, बोलिए। अलर्ट हो गई है, 2027 में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम ना किया तो मेरा नाम नहीं। ठीक है, ठीक, हाँ बोलिए राजेश्वर जी, आप बोलिए। जहाँ तक हमारी बात उसकी बात है कि जो आपने क्या कहते हैं पंचायत इलेक्शन के लिए जो भी रिजर्वेशन किया गया, बाकायदे जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू किया गया। बाकायदे उसमें जो आपका ऑब्जेक्शन करना, डिक्लेरेशन करना, उनका निपटारा करना, उसके बाद नोटिफाई किया गया। मंजू जी को हो सकता है कि इनको शायद किसी एक पर्टिकुलर आदमी से या पर्टिकुलर नेता से प्रेम हो, बार बार उसका नाम ले रहे थे। आप लोग दिखा दीजिए। राजेश्वर जी थोड़ा देखिए, आप अपने शब्दों पर अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। और मंजू जी आप बीच में प्लीज मत बोलिए। जब देश आजाद हो गया तो प्रधानमंत्री कैसे मर गए? आप दोनों बातें आजादी के लिए थोड़ी मरे प्रधानमंत्री। राजेश्वर जी प्लीज आप अपने शब्दों का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई देश का पूर्व प्रधानमंत्री भी है तो उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप टीवी पर बैठकर नहीं कर सकते, प्लीज। देखिए, आप जो वर्ड बोल रहे हैं इनके वर्ड सुना कीजिए, तब हमसे मैंने उनके शब्दों को सुना। वर्ड अगर ये गलत वर्ड बोले कि आजादी के लिए, देश का प्रधानमंत्री जब कोई होता है ना तो वो सबका होता है, वो आप ये डिस्क्राइब मत कीजिए प्लीज। इस मुद्दे से आगे बढ़िए, उस पर चर्चा नहीं करनी है प्लीज सर। राजेश्वर जी प्लीज इस मुद्दे से आगे बढ़िए। और मंजू जी आप प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, आप बार बार टिप्पणी करेंगे तो इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। मंजू जी प्लीज विनती है, शांत रहिए। राजेश्वर जी आप भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, बोलिए। चलिए आगे चले। अब जहां तक रिजर्वेशन की बात है, प्रॉपर रिजर्वेशन किया गया। शायद कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा कि इनके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं किया गया। आपके हिसाब से, किसी पर्टिकुलर पार्टी के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होता। रिजर्वेशन एक प्रॉपर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो आपत्तियां आती हैं उन प्रोसेस को उस ढंग से करके किया जाता है, और एक पूरा जो फॉर्मल उससे किया गया है। और आपके पास हमेशा एक कोर्ट के दरवाजे खुले थे। आपको लगातार आपको कोर्ट से डिफीट मिल रही है, ये भी आपको पता है कि डिफीटें मिलने के बावजूद, क्योंकि अब विपक्ष के पास कोई ऐसी मुद्दा नहीं बचा हुआ है जिससे अपने हार या अपनी झेप को छिपा सके कि आने वाले 12 के 12 पंचायत जो चुनाव है, या 12 के 12 पंचायतों पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजित होने जा रहा है। तो वो इनको दिक्कत है, तो उसके लिए आडंबर रचा जा रहा है, और उसके लिए एक तरीका रचा जा रहा है कि आप ये चीजें गलत हुई। जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, हमने टेक्निकली भी ठीक रहा। जहां तक जनता की उसके बात है, जनता ही हमें चुनती है, और जनता ही उसको चुन करके पहले पंचायत को चुना, मेंबर्स को चुना, और पंचायत मेंबर पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि आप धैर्य और सब्र से काम लीजिए। आप अपने हार के होने वाले डरों को किसी और तरीके से न निकालने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी के कारण आप हार रहे हैं। हार आप अपने कारणों से रहे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में, उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से। स्वागत सर आपका। कैलाश जी, आडंबर है या वाकई एक प्री प्लान चीज़ें हैं, अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक चीज़ों को लेकर आने की? उनका कहना है कि भाई आडंबर बनाया जा रहा है, सच क्या लगता है? जय हिंद गरिमा जी। सर्वप्रथम मैं जो धराली में जो आपदा आई और वहाँ जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जहां तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड की बात है, तो देखिए, सरकार द्वारा जो स्वयं जारी किया गया जियो था, उसने उसका उल्लंघन किया है। आरक्षण जैसे कि जियो के हिसाब से चक्रानुसार और जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय होना था। कई जिलों में ऐसा देखा गया है कि जिस सीट पर महिला, SC ST आरक्षण पिछली बार था, वहां पर दोबारा सेम आरक्षण नीति इन्होंने अपनाई है। रोटेशन पद्धति का कहीं भी यहाँ पर जो है इन लोगों के द्वारा हम हर जगह उल्लंघन किया है। टिहरी हो, चंपावत हो, पौड़ी जिले में हो,
पंचायत सीटों में तो लगातार 2 बार SC महिला और आरक्षण दिए गए, जो कि बिल्कुल नियमानुसार गलत। और हम बार बार यही बातें कर रहे हैं कि ये सीटें जो भी लिस्ट आई है आरक्षण की, ये बिल्कुल जो है जियो के हिसाब से सही नहीं। देखिए, इनके जो गवर्नमेंट ऑर्डर की धारा 3(1) है, उसमें बोलते हैं कि हर 5 वर्ष में आरक्षण का चक्रानुसार निर्धारण होना चाहिए, और 3(ख) में कहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण सीटों का निर्धारण होना चाहिए। लेकिन ये इसको खुद ही फॉलो नहीं करते। जो चीज आप स्वयं ऑर्डर भेज रहे हो लोगों के बीच में, उसको स्वयं आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो स्वयं नेचुरल इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। देखिए गरिमा जी, ऐसा है, स्थानीय जो निकाय एक्ट 2016 जो उत्तराखंड का है, इसमें उल्लंघन हर जगह देखने को मिल रहा है। पंचायत और जिला पंचायत चुनाव में जो आरक्षण की प्रक्रिया है, वो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत ही निर्धारित होती है, और सरकार ने बिल्कुल इसको दरकिनार कर दिया है। देखिए, इससे ये लगता है कि जो इनकी आरक्षण की जो उद्देश्य है कि एक ऐसे नेतृत्व को जो समाज के दबे हुए कुचले हुए लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन सरकार ने जो इसका प्रयोग किया है अपने राजनीतिक विरोधियों को रोकने के लिए, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है, और इससे लगता है कि सरकार ने जनता के अधिकार को छीनने का प्रयास किया है। अब एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ गरिमा जी, निर्वाचन आयोग की भूमिका भी इसमें मुझे निष्पक्ष नहीं दिख रही है। आरक्षण सूची में जिस प्रकार से तेजी से किए गए बदलाव कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जो निर्वाचन आयोग है, न उसके पास कोई पारदर्शिता है और न ही कोई ईमानदारी है। आप देखेंगे कितने ही RTI, कितने ही हाई कोर्ट में केसेस जा चुके हैं, तो उससे स्वयं आप देख सकते हैं कि अगर निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता दिखाई दी होती, तो इस प्रकार की ये बातें जो है, इतने RTI और जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो केसेस गए हैं, बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलती। तो सरकार ने अपनी ही आरक्षण नीति का पालन नहीं करके जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना का उल्लंघन किया है, उससे बिल्कुल हम आहत हुए हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये लगता है कि ठीक है, यानी सरकार ने अपनी नीतियों का पालन नहीं किया, यही वजह है कि विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है। और मेहमान भी हमारे साथ में है, उनके साथ में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते कहीं मुझ जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, इनके साथ में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, पूर्व केंद्र अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ UKD की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी, क्या अपने ही आरक्षण नीति का पालन सरकार की ओर से नहीं किया गया, जो विपक्षी आज चुनाव से पहले भी सवाल उठ रहे थे और चुनाव हो जाने के बाद भी सवाल और घमासान चढ़ा हुआ प्रदेश में? देखिए गरिमा जी, जिस प्रकार से 12 जिलों में पंचायती चुनाव का भी बिल्कुल बजा हुआ चुनाव हुए, उसके पश्चात जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि जो केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु चक्राता क्षेत्र जो हमारा है, देहरादून का जो चक्राता क्षेत्र है, इसको इन्होंने केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया गया है। एक तरफ तो मैं देखता हूँ कि जो मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, विधायक विकासनगर से आते हैं, उनकी पत्नी मधु चौहान जी इससे पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही, और वे भी कहीं ना कहीं दशरथ की तरह, राजा दशरथ की तरह अपने पत्नी मोह में उनको कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वे लगे हुए इसके लिए जो इसमें चेंजेस किए गए। और निश्चित तौर पे बीजेपी कहती है कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं और सशक्तिकरण की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन आप औरों को भी तो एम्पावरमेंट कीजिए ना, आप औरों को भी मजबूत कीजिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रीतम सिंह जी हैं, उन्होंने भी पहले दावा किया कि मानो ये चुनाव जो है उनके बेटे के लिए ही हुआ, कि जिला पंचायत अगर जीत के आए हैं तो उनका बेटा ही बनेगा। आखिर लोकतंत्र में ये तो आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं ना, साफ और सीधे तरीके से देखा जाता है। 1900 जो हमारे अब चुनाव में इसमें आते पंचायती राज एक्ट में 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 243 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है,
कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्पष्ट है कि पंचायती राज में किस प्रकार से उनको पावर होगी, जो जनप्रतिनिधि होंगे कैसा उनका आरक्षण होगा और किस प्रकार से उनका कार्य होंगे, सारी शक्तियां उनकी निहित है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जो सत्तासीन दल है उनके द्वारा इसमें मैं देखता हूं कि पूर्ण रूप से पंचायती राज एक्ट का इसमें इनके पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ टिहरी जिले की बात करें, सोना सजवाण जी वहां पर आती है, 3 जगह उनके नाम होते हैं। बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं बात हर बार बोल चुका हूं कि इस प्रकार से जब 2-3 जगह उनका नाम है तो आप इसको किस प्रकार से, और आपत्तियां, जनता आपत्तियां दर्ज कर रही है और इन आपत्तियों का क्या होना ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। दूसरी बात आपने देखा होगा भी थैलीसैंण में एक तरफ तो बादल फटा है, दूसरी तरफ वहां पे कुछ जनप्रतिनिधि है, बताया जा रहा है कि वे नेपाल के काठमांडू में एक होटल में वहां पर डांस कर रहे हैं गढ़वाली गानों में। निश्चित तौर पे जब जनता भी कह रही है कि जो जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हो वे प्रत्यक्ष रूप से हो, जनता के द्वारा चुनाव हो, लेकिन उसके बाद भी आपको तो अपने लोग पहले आगे कर दें। आज मैं देख रहा था कि लिस्ट भी जारी की गई है और जहां पर उनको लगता है कि अपने जो कैंडिडेट मजबूती के साथ हो सकते हैं वहां पर उन्होंने महिला सीट या पुरुष सीट उस हिसाब से करी है। तो निश्चित तौर पर गला घोटने का कार्य तो इन्होंने संविधान का किया हुआ है। दूसरी बात, अगर इसमें ये देखा जाता है कि जो इन्होंने पहले करना था ये भी इन्होंने बाद में, आरक्षण का जो सिलसिला है बाद में जारी किया नोटिस। निश्चित तौर पे सारी चीजें सामने आ रही है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो उनकी कमेटी थी उसमें उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया गया, इसमें ये चीजें साफ और सीधे दिख रही हैं। तो बीजेपी के राज में साफ सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि इनको किसी ना किसी प्रकार से सिर्फ अपने लोगों को सशक्तिकरण करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है। उसके लिए ये आम जनमानस को तो बीच में लेके अगर उनको ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए टिकट देते तो तब हम भी माने। आपने मधु चौहान को बनाने के लिए आपने देहरादून का जो इसमें उलटफेर कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को लोकतंत्र में मौका मिले, ये हमारा मानना है। पंचायती राज एक्ट जो है, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज जी का कोई पता नहीं है, उनके मैंने एक वक्तव्य नहीं सुने। इस प्रकार के जो चुनाव चल रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें हो रही है, कोई क्षेत्र पंचायत पता चल रहा, कोई कहीं भाग गए, कोई कहीं भाग गए, किसी को किडनैप करने की जो परंपरा इसमें चल रही है, ये आने वाले समय में हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए पंचायती राज चुनाव एक्ट में एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मैं समझ रही हूँ। हाँ, अगर इस प्रकार से खरीद फरोख्त होगी तो पहले बोल दिया जाएगा तू इस यहाँ से लड़, मैं तेरा खर्चा पूरा उठाऊंगा और जीत जाएगा तो तुझे मुझे समर्थन नहीं, वो बहुत वक्त से चल भी रहा है। आपने बहुत उसके लिए कुछ, मुझे लगता है थोड़ा खुलकर शब्दों का इस्तेमाल कर लिया कि किडनैप करने जैसी स्थिति हो गई है। ठीक है सर, निश्चित रूप से सारी चीजें हो रही है लोकतंत्र। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास में। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है रतनमणि डोभाल जी। रतनमणि जी, क्या कहना चाहेंगे? चर्चा ये सब बहुत पहले से चल रही थी प्रदेश की, अब आम जनता भी समझ चुकी है कि भाई क्या हो क्या रहा है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपने अपने कैंडिडेट्स को लेकर मार चल रही है, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन लोकतंत्र में चुनावों में इस तरीके की प्रक्रिया का अपनाना क्या हत्या नहीं है लोकतंत्र की? अभी बताया राजेंद्र जी ने कि भाई किसी ने किसी को किडनैप कर रखा है, ऐसा लगता है कि मानो पता ही नहीं है, सिर्फ अपने कैंडिडेट के लिए शाम दाम दंड भेद सब कुछ किया जा रहा है। गरिमा, मैं बताऊं, आपने जो कहा था मिसमैनेजमेंट के, आपने कहा था, मैं कह रहा हूं कि मिसमैनेजमेंट नहीं है, यही मैनेजमेंट है। क्या बात जो किया गया है, ये भी अपने आप ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, यही उनका मैनेजमेंट है। और ये लोकतंत्र के साथ इससे बड़ी धोखाधड़ी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता इससे। आप बताइए, जो 73वें संविधान संशोधन में आप ग्राम प्रधान का चुनाव करा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव करा रहे हैं, आप जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव करा रहे हैं, और ये मैं भाजपा कांग्रेस के लोग, मैं क्षमा चाहूंगा उनसे कि दोनों की स्थिति, फिर आप जिला पंचायत का अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आपने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं कराया डायरेक्ट? आपने क्यों? आपने तो सौदेबाजी के लिए ये रास्ता निकाला ना कि इनके हमने अपना बनाना है, जो सत्ता में होगा वो अपना ये व्यापार करेगा, लोगों को उठाएगा, ये सब कुछ करेगा, बहुत पैसा उसमें लगेगा। आप डायरेक्ट चुनाव करा देते हैं जिला पंचायत के, उस जिले का उस पे कुछ ताकत भी होती, वो आपके जो उसको जो बनने का ब्लॉक प्रमुख, जो उसने सत्ता के दूसरों के इनके साथ जो चापलूसी करनी है वहां काम करने के लिए, वो नहीं करता। वो निर्वाचित जनता का जनप्रतिनिधि चेयरमैन होता और उसको अपना अधिकार होता ये संविधान के अनुसार। आप ये 74वां संविधान संशोधन है, ये इसका ही गला घोट रहे हैं आप उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? और हमारे जैसे प्रदेश में, छोटे में,
कि हमारे यहाँ तो मैं पहले से ये बात कह रहा हूँ कि हमारा जो राज्य है, जो उत्तराखंड है, मैं दूसरी जगह बात, जो उत्तराखंड है उसमें जब तक ये पंचायत राज व्यवस्था और उनमें जो अधिकार है संविधान के तहत उनको मिलने चाहिए, वो अगर नहीं आप देंगे तो ये जो पलायन के दूसरी जो समस्याएं हैं, जो विकास के समस्याएं, उन समस्याओं से पार नहीं पाया जा सकता, वो देहरादून से नहीं हो सकता है। तब जब हम राज्य बना रहे थे तब हम लखनऊ की बात करते थे, लखनऊ से समाधान नहीं हो सकता, दिल्ली से योजनाएं नहीं बना सकती। और ये अभी भी अगर उत्तराखंड को बचाना है, जिस प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, तो आपको ये पंचायतों को, जिला पंचायत को और ब्लॉकों को, इनको अगर आप अधिकार और वित्तीय अधिकार संपन्न इनको नहीं बनाएंगे तो ये जो त्रासदियां देखने को मिल रही हैं ये आगे और बढ़ेंगी। जो जिस प्रकार से एक क्षमा करेंगे, मैं कह रहा हूं कि ये जो विकास का अभियान है, ये कमीशन वाला जो विकास है, इस विकास ये इस तबाही के लिए जिम्मेदार हैं, जो आज वहाँ लोग तबाह हो रहे हैं। लेकिन जब विकास नहीं होता तो विपक्षी हैं जो विकास को लेकर आवाज उठाने लग जाते हैं। हम मतलब ये आपत्ति मुझे भी है कि कई बार ऐसा होता है कि सड़कें खराब होती हैं, हम चाहते हैं कि दुर्गम स्थितियों में भी एकदम सुगम रास्ते जो है वो हमें मिल जाए, तब तो हम भी इस बात की डिमांड करने लग जाते हैं। जी हाँ, जी जी हाँ, ये मांग करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं हो सकता, ये वो पंचायतें अपना देख सकते हैं रास्ता। संविधान में उसमें तो दिया हुआ है ना कि आप शिक्षा भी देखेंगे, स्वास्थ्य भी देखेंगे, वहाँ का रास्ता भी देखेंगे, वहाँ पानी भी देखेंगे। ये जो मूलभूत जो आवश्यकता है, ये पंचायत को वो अधिकार दिया गया है, वो ब्लॉक को अधिकार है, वो जिला पंचायत को अधिकार है, सरकार है वो उसका मुखिया है, जो चेयरमैन जिला पंचायत का, ब्लॉक का मुखिया है, जो ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, जो उसकी सरकार है, वो प्रधान तो प्रधान ही है। लेकिन उसको आप सीधा प्रधान को लिए एक पानी के नलके के लिए भी, एक वहां पर झाड़ी कटाने के लिए भी देहरादून आना पड़ता है, ब्लॉक में जाना पड़ता है, खुशामद करनी पड़ती है कि साहब कुछ दान दे दो, हम रास्ता टूटा हुआ है उसको बना लें। वो कमीशन से तय होगा कि हम इतना दे रहे हैं, आप कमीशन कितना देंगे। तो ये जो स्थिति है, और ये इसीलिए ये जो सौदेबाजी है, आप जो जिला पंचायत का चेयरमैन बनेगा वो अथाह पैसा बहाएगा, वो खरीदेगा जिला पंचायत के सदस्यों को, ब्लॉक प्रमुख खरीदेगा जिला वो पंचायत क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, और जब वो उन पे कीमत लगाएगा तो वो विकास पे नहीं लगाएगा, जो खर्च करेगा वो वसूली करेगा। और इसलिए ये जो कुछ चीजें हैं जो हमारी बर्बादी का कारण है, वो यही है कि सरकार सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहती है, वो केंद्रीकरण करना चाहती है, सब कुछ अपने पास रखना चाहती है, और इसलिए ये डायरेक्ट चुनाव नहीं करा रही है। तो आप तो संविधान का विरोधी तो यहीं से आपने कर दिया है। ठीक है। अब राजेश्वर जी से हम जवाब लेते हैं। राजेश्वर जी, आप लगभग सभी प्रवक्ताओं को आपने सुन लिया, सभी को शिकायत है, चुनाव में मनमानी कितनी जायज है? लोगों ने कह दिया ना कि जब अगर आपको ऐसे ही करना है तो आप कोई अपना कैंडिडेट लाकर बिठा दीजिए, फिर ये चुनाव का ढोंग करने की जरूरत क्यों है? देखिए, इन लोगों के अपने परसेप्शन है कि चुनाव का ढोंग है। चुनाव एक सिस्टम से होता है, चुनाव एक, लेकिन वो सिस्टम ही तो फॉलो नहीं किया जा रहा है, लॉ के फ्रेमवर्क में होता है। देखिए, परसेप्शन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उन्होंने परसेप्शन बना के बता दिया कि भाजपा के एक व्यक्ति गलत हो सकता है, एक दल गलत हो सकता है, सबकी एक ही राय कैसे हो सकती है? हमारा ये कैंडिडेट हार रहा है, सबकी एक ही राय कैसे हो सकती है? राजेश्वर जी के अलावा आपके पास कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं है क्या यहाँ पे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप ठीक है, अब हम जवाब लेते हैं राजेश्वर जी से। हाँ बोलिए अब राजेश्वर। देखिए राजेश्वर जी, इस बारे में आपको जो भी सुटेबल कैंडिडेट होता है, जो पार्टी को सुटेबल कैंडिडेट होगा वो वही चुना जाएगा। वो आप नहीं बता सकते कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी पार्टी विशेष को यूकेडी का कौन होगा। ठीक है, अब उनको बोलने दे। राजेंद्र जी करने की बात है, आपके पास जनता के पास वोट डालने का अधिकार है आपको, क्योंकि आपकी पार्टी को कहीं कोई वोट नहीं मिलता, 1% से नीचे चलते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठ के टीवी डिबेट में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी हारेगा, ये आदमी जीतेगा। सुन लीजिए, आप पूरी आप जब अपनी बात करें तो मेरी बात भी सुन लीजिए। अरे आराम से सुन लीजिए। देखिए, मेरे को कोई एतराज नहीं है।
राजेंद्र जी प्लीज, राजेंद्र जी ऐसे आपस में सब दोनों लोग एक साथ डिबेट नहीं कर सकते ना। राजेंद्र जी आप बोल चुके हैं, अब राजेश्वर जी से जवाब ले लीजिए। राजेंद्र जी प्लीज आप शांत हो जाइए सर, आप बोल चुके, जब आपकी बारी आए सिर्फ तब बोलिएगा। नहीं होती है, लेकिन आप उसके बाद ये तो समझौता होता है कि वहां से हमारी वाइफ जीतेगी तो उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देंगे। राजेंद्र जी अब उनसे जवाब तो लीजिए, आपने बोल दिया था पहले भी, वही बात आप दोबारा दोहरा रहे हैं। अब राजेश्वर जी से जवाब लीजिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए शांत रहिएगा। क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शन है। बोलिए। आप कोई ना कोई प्रोसेस बनाएंगे, कोई ना कोई लॉ बनेगा, कोई उस लॉ को फॉलो करेंगे। लॉ कहीं ना कहीं जनता की मर्जी से बनता है, जनता को देख के बनता है। इतने जनरलाइज जवाबों से कैसे काम चलेगा राजेश्वर जी? इतने जनरलाइज जवाबों से काम कैसे चलेगा? आप अपने ही आरक्षण नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आरोप कैलाश जी ने भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे। देखिए, आरोप लगा देना बड़ा आसान सा काम है। मैं बैठे बैठे आरोप लगा दूं। हर विपक्षी दल आपके आरोप लगाने के लिए बैठा हुआ है, तो आप उन आरोपों का सटीक जवाब दे दीजिए ना। फॉलो नहीं किया वो बताओ हमने। अरे आरक्षण को लेकर साफ साफ लोग बता रहे हैं कि आपने देहरादून में क्या कुछ किया। गरिमा जी आप पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप सिर्फ जनरलाइज बातें बता रहे हैं कि जनता नियम बनाती है, हम नियमों का पालन करते हैं। ये तो हर आदमी, अभी कांग्रेस सत्ता में कोई नियम ये कह के नहीं तोड़ता कि हम नियम तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप चीजें, आपका कोर्ट है, आपका लॉ का फ्रेमवर्क है, आप उसमें जाइए ना। आप एक परसेप्शन बनाने करते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, और हर बार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि जो सत्ता में। सर देखिए, हर एक चुनाव में लूप होल्स का इस्तेमाल करके इसके अंदर आगे बढ़ना, नहीं कोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, कोर्ट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन लूप होल्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो क्या पता नहीं है क्या? खरीद फरोख्त क्या कागजी आप क्या चाहते हैं, कानूनी रूप से होने लग जाए? खरीद फरोख्त क्या कानूनी रूप से होने लग जाए? विरोध में कोई खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। तो इसको स्वीकार कौन करेगा? आदमी का अगेंस्ट इसको कोई स्वीकार करेगा? कभी किसी चोर ने स्वीकार किया कि मैंने चोरी की है? पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसीलिए आचार संहिता लगती है। हाँ, तो ये चुनाव ऐसे हो जाते हैं क्या सर? बाकी आपको भी पता है, आप अच्छी बात है, मत ही बोलिएगा टीवी पर बैठकर वो, लेकिन बाकी यहाँ बैठे हर एक राजनीतिक दल को ये पता है कि चुनाव कैसे होते हैं। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। बाकी आपने आरक्षण नीति को लेकर तो खैर कोई जवाब दिया नहीं। कैलाश जी कुछ कह रहे थे, कैलाश जी, उसके बाद राजेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास। कैलाश जी। गरिमा जी, मैं ये बोल रहा था, मुझे रहीम दास जी का एक दोहा याद आ रहा है। रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुनी चले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, हम जो लोकतंत्र की जो नर्सरी है पंचायत चुनाव, इसमें ग्राम प्रधान की कोई इतनी सैलरी तो है नहीं कि जो वो करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके अगर इस चुनाव में वो इतना, हमने देखा नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे बचपन में पता ही नहीं चलता था चुनाव, बल्कि ऐसे ही बिठा देते थे गांव के बुजुर्गों को कि ये प्रधान बन जाएगा। पर यहाँ लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, और जिला पंचायत में तो मुझे लगता है कि 50 लाख से भी ज्यादा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी गया था जगह जगह चुनाव में। अब ये बताइए, न तो इनकी कोई सैलरी है, न इनका कोई ऐसा कोई ये है कि आप बताइए फिर ये पैसा कहाँ से, ये जितना खर्चा हो रहा है कहाँ से आएगा? और अभी मैं देख रहा था एक व्हाट्सएप में, एक मुझे किसी ने भेजा हुआ है, यही टेरी के आसपास में एक लड़का जो है, जो निर्वाचित उम्मीदवार, उसके फादर की डेथ हो गई, लेकिन वो कहाँ, जहाँ काठमांडू कहाँ बोलते हैं नेपाल में, वहां डांस कर रहा है, गढ़वाली डांस के उसमें, और उसने फोन बंद कर रखा है। और उसके जो लास्ट राइट, जो उसकी अंतिम क्रिया फादर की है, उसके चचेरे भाई ने किए। अगर ये सिचुएशन हमारे उत्तराखंड में है तो बताइए हम किसके सामने ये आंसू रोएंगे? बड़े दुख की बात है, और ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि जब मैं ये नीचे लेवल में इस तरह से भ्रष्टाचार अगर आपको देखने को मिला है, और इनकी मैनिपुलेशन साफ दिखती है, हमारे पास तो एविडेंसेस है, और हम कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट से जैसे निर्णय आएंगे देख लेना, उम्मीदवारी भी कैंसिल होगी। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि उसके बावजूद जब हम आएंगे कोर्ट से जीत करके, तो जो जीते हुए भी हैं, जो धांधलेबाजी से, उनकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो हम लोग ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास में। आप लोकतंत्र की परिभाषा को समझिए और लोकतांत्रिक रूप से काम करिए, हम तो तब आपका साथ देंगे। कोर्ट जाने की बात राजेश्वर जी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि हमने इन चीजों का पालन, हालांकि मैंने उनको बताया कि किस तरीके से लूपहोल्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्या चुनाव में होता है वो सबको पता होता है, लेकिन कानूनी रूप से वो चीजें नहीं होने लग जाती, ना वो नियम होते हैं।
आप कुछ पूछो मेरे से। राजेंद्र जी से मेरा सवाल है। यूकेडी के हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जी माफ कीजिएगा, पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी सर, बोलिए। जी गरिमा जी, अभी कर्नल साहब ने भी अपनी पीड़ा बताई, आम जनमानस के तौर पे उन्होंने पीड़ा बताई। ये बात हमारे डोभाल साहब ने भी बताई। वास्तव में ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम चुनाव तो करा रहे हैं, पंचायती चुनाव जो है वास्तव में ग्राम को सशक्त करने के लिए, पंचायत को सशक्त करने के चुनाव होते हैं। लेकिन इसमें जिस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि उनके पिताजी का देहांत हो गया और वो काठमांडू में कहीं फोन बंद करके वो नाच रहे हैं, कल की तारीख में ऐसी घटनाएं और बढ़ने की संभावनाएं मुझे नजर आती है इसके बाद। और आपने आपत्तियों की भी बात करी, आपत्तियां इससे पहले मैंने भी 2-3 आपत्तियां डाल रखी है और मुझे साफ पता है कि इसमें कुछ नहीं होना है। इसके जवाब आएंगे तो 5 साल के बाद आएंगे, तब तक जो अभी जो जनप्रतिनिधि होंगे वो रिटायर्ड भी हो गए होंगे, 5 साल के बाद आएंगे। ये हमें सोचना होगा, जनता को सोचना होगा, और जो जिम्मेदार प्रतिनिधि है उनको मुझे लगता है कि आगे आके उनको आवाज उठानी होगी। जो इस प्रकार की खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, जो ये नीति है, इसके खिलाफ उनको आवाज उठानी होगी। जनता उनको मुझे लगता है कि हाथों हाथ भी लेगी। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के तौर पे जो चुन के आए हैं, हम स्पष्ट रूप से उनका भी मानना है कि इस प्रकार से खरीद फरोख्त में हम शामिल नहीं होंगे। और जो इस प्रकार से खरीद फरोख्त करने का कार्य भी कर रहे हैं, जनता उनको देखें और समझे कि वास्तव में उत्तराखंड का विकास इस प्रकार से नहीं हो सकता है। पंचायत का जो हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने पहाड़ के आम जो जनमानस के मुद्दों का काम करें, हम सड़क कई नीतियां बनाएं, हम किस प्रकार से अपने ग्राम सभा में जो कार्य होते हैं छोटे मोटे पंचायत के तौर पे आते हैं, उनमें हम काम करें। ये नहीं कि हम जीतने के बाद काठमांडू चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, उसके बाद वहां से हम बोले कि जो पैसे हमें देगा और जो हमें गाड़ी देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ये निश्चित तौर पे ये सारी नीतियां चेंज होनी चाहिए। पंचायती राज जो मंत्री है सतपाल महाराज जी का इस पर कोई बयान नहीं आया। मुझे लगता है कि उन्हें तत्काल अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। इस प्रकार का पंचायती राज मंत्री तो उत्तराखंड को नहीं चाहिए। जब वे अपने पद के अनुसार जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है तो किस प्रकार से आप बताइए उत्तराखंड को एक सही दिशा की ओर लेके जाएंगे। मंत्री भी क्यों बोलेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि सब एक ही चीज में दिखाई दे रहा है ना। ठीक है डोभाल जी, अभी कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात राजेश्वर जी कह रहे थे, क्या वाकई विपक्ष को उस ओर ही पूरा रुख करना चाहिए? हाथी मंजू जी इसके बाद होंगे। हाँ, मैं राजेश्वर जी की समस्या समझ सकता हूँ, उनको वही बोलना है। लेकिन देखिए ना कि हम ये कह रहे हैं, ये कानून जो राजेश्वर जी कह रहे हैं कि कानून के अनुसार हुआ, तो कानून तो वो भी है जो हाई कोर्ट ने कहा है कि वो कानून क्यों बाईपास हो गया कि जो 2 जगह वोटर है वो नहीं हो सकता, वो कैंडिडेट नहीं हो सकते। जो जगह फिर कोर्ट ने तो तब भी दखलंदाजी की थी, जब चुनाव नहीं हो रहे थे। और इस बार तो बहुत बड़ा फैसला आ गया था, चुनाव की तारीखें तक बदल गई थी। देखिए दो जगह ना तो कोर्ट ने कुछ कहा है, नहीं। देखिए बड़ी टेक्निकल चीज है। हम जनरल पब्लिक में बड़े आराम से बोल देते हैं 3 जगह चल रहा, 4 जगह। जब उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है तब क्या वो 2 जगह निकलेगा? और आज भी अगर 2 जगह निकलेगा, अगर आज भी इस पर लॉ निकलेगा तो उसका चुनाव निरस्त हो जाएगा। ये कानून तो समझने की कोशिश करें। हम बार बार उन चीजों पे छेड़खानी कर रहे हैं जिनका हमारे से हम एक ये इसके लिए कोर्ट ही क्यों जाना पड़े? ये आप क्यों नहीं, जो सत्ता में पार्टी वो क्यों नहीं मान लेगी भाई ये पार्टी नहीं है। देखिए इसमें पार्टी का रोल नहीं होता, ये चुनाव का रोल है। चुनाव आयोग भी आपका ही है, मुझे पता है वो कैसा है। सर मैं बता रहा हूँ ये अरे राजेश्वर जी एक एक करके बोले ना। धर्मिता इतनी है कि नहीं सुनेंगे वो आपको। राजेश्वर जी प्लीज एक एक करके बोले। नहीं निकलती है। मंजू जी रुक जाइए। धर्मिता को मानना पड़ेगा। जब ना हो जाए तब तक ये लोग मानने वाले नहीं। ठीक है मंजू जी आती हूँ, अब डोभाल जी को कंप्लीट करने दीजिए। मैं क्षमा करें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था, मैं यहाँ पर वोटर हूँ, वहां भी मेरा वोट है, और मुझे परिवार से इतना दबाव डाला गया कि भाई आपको भाई लड़ रहा है तो भाई के साथ खड़ा होना तो दिखना चाहिए। तो मैं इस शर्त पे गाँव में गया कि मैं वोट नहीं करूंगा। वोट में कर चुका हूँ नगर निगम में। बिल्कुल। तो फिर मेरे चाचा ने कहा कि आप आ जाइए, खड़े हो मत देना वोट, मैंने वोट नहीं दिया। डोभाल जी समझ लीजिए,
पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के हिसाब से आप 2 जगह वोटर नहीं हो सकते। ये तो पहले आपकी खुद की गलती, पहले अपनी गलती एक बार सुधारिए। अरे वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने वोट नहीं करा। नाम 2 जगह आपको पता है और आप मैंने कहा कि ये गलत है। बाकी देखिए, मैं कह रहा हूँ ये गलत है, इसलिए मैंने वोट नहीं किया। करेक्ट कि अपना नाम हटाना चाहिए, वोट नहीं किया वाला कोई बात नहीं है। नहीं बनना चाहिए था ना, वो मेरे से पूछते तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, किसी व्यक्तिगत इंसान के चुनाव हो सकते, उसने नहीं किया। राजेश्वर जी, पूरा बिहार में ये वो पूछ रहे, कोर्ट भी पूछ रहा है कि बताओ कहाँ से हट गए। राजेश्वर जी, ये डबलिंग क्यों नहीं हटाई? राजेश्वर जी, अगर रतनमणि जी 2 जगह से वोट करते तब क्या था? ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति रतनमणि ढोभाल हो सकता है। क्यों आखिर ऐसा हुआ, वो भी तो चेक करना आपकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, मंजू त्रिपाठी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जल्दी से, उसके बाद राजेश्वर जी अंतिम प्रतिक्रिया आपके। बिल्कुल सही बात है कि ये जो भाजपा ही अपनी बात ऊपर, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसके फादर बीमार थे, वो लड़का काठमांडू में ऐश कर रहा है। मैं आपको यही घटना, जो मैं बार बार हर चैनल के माध्यम से कहती हूँ, जिनका चाल चलचे धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, लेकिन यहाँ पर देहरादून में जो है राखी का त्योहार मनाया जा रहा था। विधायिका जी बैठी हुई हैं, इनके जो मंत्री हैं वो वहां पर हैं, और सब लोग नाचते गाते झूमते हुए उस राखी का, क्या वो निरस्त मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने लोगों की जानें चली गई, काल के मुंह में चले गए, तो उसको क्या निरस्त नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल निरस्त किया जा सकता था। वो जश्न मनाने का दिन नहीं था। ये नहीं है कि धराली चौपट हो देहरादून में हम जश्न मनाएंगे, ये कहाँ का न्याय है? आप इस पर ये सब चीजें, इन लोगों का, मैंने कहा ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप आपदा में ही देख लीजिए कि अगर विपक्ष थोड़ा सा इतना गलत करे तो ये बोलते हैं आपदा में अवसर। अरे भाई, आपदा में अवसर आप ढूंढ रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, आप त्योहार मना रहे हैं, आप नाच रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं ना। और ऊपर से मुन्ना सिंह चौहान जी कहते हैं कि उनकी पत्नी का जब नाम लिया जाता है कि जो है अपोजिशन, जो है विपक्ष, जो महिलाओं का सम्मान, अरे महिलाओं का सम्मान सबने देख लिया, क्या क्या तू हुई। अंकिता को न्याय मिला, हमारे देश की बेटी, राज्य की बेटी अंकिता को क्या न्याय मिला? वहां मणिपुर में एक फौजी की वाइफ के साथ क्या किया गया, वहां कौन गया? ये है इनका चालक चलित और चेहरा। अगर ये खुद कुछ करे, हम करे तो पुण्य, आप करे तो पाप। ये जो कुछ भी करते हैं उसको जायज मानते हैं, और दूसरा जो कुछ करता है उसके उंगली उठाते हैं। पंचायती राज मंत्री आपको कहीं जो है जवाब देते नजर आए? ठीक है, अब राजेश्वर जी से आखिरी रिएक्शन ले लीजिए। इतना ये लोग गुलाटी मार रहे हैं, इधर उलट फेर कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पे भी आओ, इस पे भी दबाओ, उस पे भी, तो आप सोचिए कि बड़ी सरकार बनाने में क्या नहीं करते। ठीक है, अब राजेश्वर जी से अब जवाब लेते हैं। राजेश्वर जी, आप सोचिए, सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा था, पंचायत चुनाव हुए भी नहीं थे, पहले ना होने को लेकर चर्चा थी, उसके बाद फिर हुए तो इस वक्त पर हुए, चुनौतियों के बीच हुए, उस पर चर्चा थी, अभी होने के बाद भी चर्चा है। मतलब सेमीफाइनल में आप सारे हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसा मंजू जी ने कहा, तो आप फाइनल में क्या कुछ नहीं कर लेंगे? ऐसा क्यों? जनता के बीच बहुत गलत मैसेज जाता है। ये तो हमें भी पता है कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के केस में क्या हुआ था, कौन कौन झोले लेके गया था, कौन कौन पकड़ा। हम उनकी बात ना करें, हम बात करें उनकी, क्योंकि इनका तो ये हर चुनाव हारते जाते हैं और उसके बाद अगले चुनाव की बात शुरू कर देते हैं। उस चुनाव में भी धांधली हुई, उसके बाद आप एज ए विपक्ष, आपका अपने दायित्व को आपने क्या क्या पालन किया? आपने अभी सवाल सत्ता पक्ष से है। आप विपक्ष अपने लिए काम कर रहा है, विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है। आप सत्ता में, आपने क्या किया जनता के लिए, वो बताइए बस। मंजू जी अब शांत रहेंगे आप मैडम, फिर उनको सुनिए तो कम से कम। कर रहे हैं आपके अपने 3 धराली के अंदर लोग मिलकर के काम नहीं कर पाते। हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके बाद आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, और आपके मंत्री झूम रहे हैं यहाँ देहरादून में। मैंने एक वीडियो, त्रिपाठी मैडम, मैंने एक वीडियो भेजी है, उसमें आप देखना, मुख्यमंत्री जो वो महिला मुख्यमंत्री के सामने रो रही है, उसको इन्होंने, जो मीडिया वालों ने भी उसको म्यूट कर दिया, उन्होंने वो बात बंद कर दी। इन्होंने दिखाया नहीं जो हकीकत है। और उस लेडी की जब हमारे लोगों से बात हुई तो वो वीडियो मैंने भी शेयर किया, किस तरह से वहां पे
त्राही मची हुई है, लेकिन ये लोग जो है नीचे दिखा रहे हैं सब कुछ ठीक है। कर्नल साहब आप सेना के हैं और आप देखिए अग्निवीर जैसी योजना लाके इन्होंने सैनिकों के साथ छल किया। आज वही जो है सिर पे। अरे मंजू जी, किस पर चर्चा हो रही है और आप कहां पर जा रही हैं? आपने राजेश्वर जी को जवाब तक नहीं देने दिया। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मंजू जी प्लीज, मैडम शांत रहिए। आखिरी रिएक्शन जल्दी से। राजेश्वर जी, ऐसा क्यों हो रहा है पंचायत के चुनावों में? मतलब चुनाव के बाद भी चर्चा उसी पर क्यों? आखिर राजेश्वर जी जल्दी जवाब दीजिए प्लीज, कोई बोलेगा मत बीच में। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है कि विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में है, जनता का सपोर्ट इनके पास नहीं है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। वैसे तो विपक्ष को जनता की आवाज कहते हैं, जनता के साथ कहते हैं, आप कह रहे हैं जनता का सपोर्ट नहीं है। किसी ने उसको ठीकरा फोड़ना है तो ठीकरा फोड़ने की कोशिश में लगे, इसके अलावा कुछ। चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि जो आरक्षण नीति है उसका पालन किया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से हो या चुनाव आयोग पूरी तरीके से इन चीज़ों को ठीक नजर रखेगा और सही तरीके से चुनाव को आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।